हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एमसीक्यू का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये एमसीक्यू कलेक्शन के सभी पार्ट्स को आप लोग स्टडी कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलने पर कॉपर में सेविंग निर्भर करता है। ऑप्शन है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात पर, मीन्स के मान पर। बी ऑप्शन है सेकेंडरी पर कनेक्ट किए गए लोड पर। सी है कोर मटेरियल की चुंबकीय क्वालिटी पर। और डी है ट्रांसफार्मर कोर पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज किया जाता है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज किया जाता है तो जो कॉपर की सेविंग होती है, कॉपर की बचत होती है, वो डिपेंड करता है के पर, N2 अपान N1 पर। वो इस प्रकार डिपेंड करता है कि के की वैल्यू एक के जितने करीब होगी, कॉपर सेविंग उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो यदि के का वैल्यू 1 है, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की सेविंग होगी वो अधिकतम होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का डिजाइन न्यूनतम लौ हानियों के लिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मान लीजिए है, अगर 24 घंटे के लिए बात करें तो इसको 24 घंटे, लगभग 24 आवर्स सप्लाई से जोड़ कर रखा जाता है, सप्लाई इसको मिलती रहती है। मीन्स कि इसमें जो फ्लक्स स्थापन होगा वो कंटिन्यू स्थापित रहेगा 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में, जिससे कि इस फ्लक्स के कारण जो आयरन लॉसेज होंगे वो हमेशा होते रहते हैं। जबकि लोड 24 घंटे एक बराबर या फुल लोड नहीं होता है ना, जिसके कारण कॉपर लॉसेज बहुत कम होंगे। तो इसलिए कॉपर लॉस को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि आयरन लॉस बहुत अधिक मात्रा में कंटिन्यू होते रहते हैं। इसलिए आयरन लॉसेस को वहाँ पर महत्व दिया जाता है और उसको कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिजाइन कम से कम लौ हानियों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बुकुल रिले ऑप्शन है कंजर्वेटर एवं ब्रीदर के मध्य लगाई जाती है, कंजर्वेटर एवं टैंक के मध्य लगाई जाती है, एचवी वाइंडिंग और बूसिंग के मध्य लगाई जाती है, एलवी वाइंडिंग एवं बूसिंग के मध्य लगाई जाती है। तो दोस्तों कंजर बुकुल रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर के मध्य लगाई जाती है ना, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कंजर्वेटर एवं मेन टैंक के मध्य लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट दोनों परीक्षण एलवी साइड पर किए जाते हैं। बी है ओपन सर्किट परीक्षण एलवी साइड पर तथा शॉर्ट सर्किट परीक्षण एचबी साइड पर किए जाते हैं। सी है ओपन सर्किट परीक्षण एचबी साइड पर तथा शॉर्ट सर्किट परीक्षण एलवी साइड पर किए जाते हैं। डी है ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट दोनों परीक्षण एचबी साइड पर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें ट्रांसफार्मर में तो इसको किया जाता है एलवी साइड पर। यदि मान लें ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग, ये एचबी है और ये एलवी साइड है, तो एलवी साइड की ओर सारे इक्विपमेंट्स वोल्ट मीटर, ए मीटर, वाट मीटर जुड़े होते हैं और एलवी साइड की जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना, और इसको प्राइमरी बनाया जाता है एलवी साइड को। तो प्राइमरी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग होती है उसी के बराबर उसको अप्लाई किया जाता है, V1 की वैल्यू, है ना, और सेकेंडरी साइड को ओपन रखा जाता है। तो इस प्रकार से ओपन सर्किट टेस्ट की जाती है एलवी साइड पर। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो इसको किया जाता है ट्रांसफार्मर के एचबी साइड पर। ये एचबी साइड है, मान लेते हैं ये एचबी है, और ये ट्रांसफार्मर का एलवी साइड है, लो वोल्टेज साइड। तो सारे इक्विपमेंट इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में
HV साइड पर जुड़े होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर जो भी होते हैं, और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है और HV साइड को प्राइमरी साइड बनाया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग होती है V1, उसकी 5 से 12% या 5 से 10%, 6 से 12%, याद रखिए ये 5 से 12% ही रखा जाता है, इसको याद रखिए। इतनी परसेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को HV साइड में अप्लाई की जाती है और इतना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर में जो उसकी करंट रेटिंग होती है, फुल लोड करंट रेटिंग, उतनी करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉसेस, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉसेस ज्ञात होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, ओपन सर्किट टेस्ट LV साइड पर, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट HV साइड पर, है ना, किया जाता है। नेक्स्ट है, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सफल समांतर ऑपरेशन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। ए है, प्रतिशत प्रतिबाधा बराबर होनी चाहिए, टर्न अनुपात ठीक बराबर होना चाहिए, ध्रुवता ठीक प्रकार से कनेक्ट होनी चाहिए, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग बराबर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि ट्रांसफार्मर के आवश्यक कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले आता है पोलरिटी। ट्रांसफार्मर की पोलरिटी सही होनी चाहिए, फेज न्यूट्रल, ये फेज का फेज में, न्यूट्रल का न्यूट्रल में कनेक्ट होना चाहिए, ये अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कंडीशन, परसेंटेज इम्पीडेंस, टर्न रेशियो, KVA रेटिंग, ये सब एक बार नहीं सही रहेगा तब भी ऑपरेट हो जाएगा समांतर में। लेकिन यदि पोलरिटी मिस्टेक हुआ कनेक्शन में तो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का संभव होगा ही नहीं। तो यदि आवश्यक प्रतिबंध की बात की जाए तो उसके लिए ऑप्शन सी, पोलरिटी ठीक प्रकार से कनेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक एमीटर को CT के साथ कनेक्ट करने से पहले CT की ऑप्शन है प्राइमरी ओपन कर देनी चाहिए, सेकेंडरी ओपन कर देनी चाहिए, प्राइमरी शॉर्ट सर्किट कर देनी चाहिए, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए CT है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिए। ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। तो जब इसको सप्लाई से जोड़ा जाता है प्राइमरी साइड को, है ना, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को एक एमीटर के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है ना, इसका परिपथ पूरा कर दिया जाता है। और एमीटर की रेटिंग क्या होती है, 0 से 5 एम्पियर इसका रेंज होता है ना। तो इतना करने के बाद, इसका परिपथ पूरा करने के बाद इसको सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है 1, 0, लगभग 0.4 लैगिंग, लगभग 0.2 लैगिंग। तो फिर हम नो लोड कंडीशन में, जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है, उस समय जो ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर होता है वो होता है लगभग 0.35 लैगिंग, है ना, लैगिंग होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। 0.4 दिया है लेकिन 0.35 होता है, इसके आसपास ही होता है। तो इससे जो मिलता जुलता आंसर होगा वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, PT की सेकेंडरी समानता कितनी वोल्टेज पर डिजाइन की जाती है। PT मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो इसकी सेकेंडरी साइड की वोल्टेज रेटिंग होती है, जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, PT की सेकेंडरी समानता कितनी वोल्टेज पर डिजाइन की जाती है। ऑप्शन है 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 150 वोल्ट, 11 वोल्ट। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वो डिजाइन की जाती है 0 से 110 वोल्ट के बीच में। मीन्स सेकेंडरी साइड में अधिकतम 110 वोल्ट होना चाहिए, है ना। इसके कारण जो सेकेंडरी साइड का टनल होता है उसके क्रॉस जो वोल्टमीटर लगा होता है उसकी रेटिंग भी कितनी होती है, उसका रेंज होता है 0 से 110 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 110 वोल्ट। नेक्स्ट है, CT की सेकेंडरी समानता एम्पियर के लिए डिजाइन की जाती है। तो CT की बात करें, करंट ट्रांसफार्मर,
तो इसका सेकेंडरी साइड कितना होता है, 5 एम्पियर, है ना। अधिकतम 5 एम्पियर करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो होगी। इसीलिए सेकेंडरी साइड में जो मीटर लगाते हैं वो कितना, उसका रेंज कितना होता है, 0 से 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मापन ट्रांसफार्मर पर प्रत्येक 1 घंटे बाद किया जाता है। ऑप्शन है तेल के स्तर की जांच, तेल के पराविद्युत सामर्थ्य की जांच, कुंडली के ताप की जांच, भू प्रतिरोध का मापन। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का जो होता है वो डिपेंड करता है कॉइल पर। कॉइल के अंदर का टेम्परेचर से अधिक होता है, इससे कॉइल को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसको प्रति घंटे, है ना, प्रत्येक घंटे चेक किया जाता है। और किससे मालूम होता है, ट्रांसफार्मर में लगे टेम्परेचर गेज के द्वारा, ताप मापी के द्वारा, है ना, याद रखिए। इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है, सीटी तथा पीटी किसी विद्युत परिपथ के जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं। ऑप्शन है समांतर श्रेणी क्रम में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन कह रहा है सीटी कैसे जुड़ा होता है और पीटी कैसे जुड़ा होता है किसी परिपथ में। तो सीटी कैसे वर्क करता है, एक एमीटर की तरह, एमीटर ही है लेकिन ये बड़े पैमाने पर किया जाता है सीटी। और पीटी वोल्ट मीटर की तरह, वोल्ट मीटर लो वैल्यू को मापता है, वोल्टेज को, और एमीटर लो करंट को, जबकि सीटी बहुत ज़्यादा वैल्यू को और पीटी भी बहुत अधिक वैल्यू को मेजर करते हैं। तो एमीटर क्या जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। तो सीटी भी एक प्रकार से एमीटर ही है, इसलिए सप्लाई के श्रेणी क्रम में सीटी जुड़ा होता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये जुड़ा होता है सप्लाई के समांतर में। एमीटर श्रेणी में, यार इतना टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, सीटी तथा पीटी किसी विद्युत परिपथ के संयोजित होते हैं। ऑप्शन में दिया है समांतर श्रेणी क्रम में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, समांतर श्रेणी में। फ्रेंड्स, पता होना चाहिए सीटी क्या मापता है, करंट। तो करंट मापता है एमीटर, एमीटर को लो वैल्यू का करंट मापने के लिए यूज किया जाता है, जबकि सीटी को अधिक वैल्यू का, है ना। तो इसलिए एमीटर यूज किया जाता है कैसे, श्रेणी क्रम में। तो सीटी भी श्रेणी क्रम में ही यूज किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार पीटी होता है, पीटी क्या मापता है, वोल्टेज, जैसे वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर लो वैल्यू का वोल्टेज मापता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वैल्यू का, है ना। तो वोल्टमीटर कहाँ जुड़ा होता है, सप्लाई के समांतर क्रम में। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा श्रेणी समांतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन है वोल्टेज पर, भारधारा पर, आवृत्ति पर, उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स, याद होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर कोर ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। मेन फ्लक्स कैसे होता है, कुछ इस प्रकार होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ेगा, उनमें कॉमन होगा। और लीकेज फ्लक्स कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर सेकेंडरी साइड का भी कुछ ऐसा होगा, है ना। तो सेकेंडरी साइड में बात करें तो जो सेकेंडरी साइड की लोड करंट होगी I2, उसके कारण लीकेज फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। इसी प्रकार प्राइमरी साइड की बात करें यहाँ पर, तो प्राइमरी साइड जो करंट होगी I1, उस पर डिपेंड करेगी प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स, है ना। तो टोटल जो फ्लक्स डिपेंड करेगा, लीकेज फ्लक्स, वो डिपेंड करेगी I2 पर। I2 बढ़ेगी तो I1 भी बढ़ेगी, डिपेंड करती है I2 पर I1। तो I1 बढ़ेगा तो प्राइमरी साइड का लीकेज जो फ्लक्स होगा वो भी बढ़ेगा, और I2 बढ़ेगा यहाँ पर, तो देख रहे हैं I2 का सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स वो भी बढ़ेगा। तो पूरी तरह से डिपेंड करती है लीकेज फ्लक्स भार धारा पर, है ना, लोड करंट पर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है।
तो फ्रेंड्स याद है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉसेस को ज्ञात किया जाता है। कॉपर लॉसेस, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग है ना। नेक्स्ट है, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है? ऑप्शन है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, वीवी कनेक्शन। तो फ्रेंड्स ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्काट कनेक्शन के द्वारा 3 फेज से 2 फेज या इसका रिवर्स 2 फेज से 3 फेज में चेंज किया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसका ऑप्शन सी सही होगा। स्काट कनेक्शन के द्वारा 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 1, 2, 3, 4। तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के कौन कौन से? कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप और तीसरा है बेरी टाइप। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं कोर के आधार पर, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो ऑप्शन सी सही होगा, 3 टाइप्स। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100, बी है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, सी है आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस 100, डी है इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 70। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर जो इफ़िशेंसी होती है परसेंटेज में, वो होती है ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ऑप्शन है ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर और कोर। तो फ्रेंड्स ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है, क्रोड भी होता है। क्रोड मीन्स कोर, है ना। जबकि आर्मेचर ये डीसी मशीन या फिर मोटर, है ना, उसका पार्ट्स है। ट्रांसफार्मर में ये पार्ट्स नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है। ऑप्शन है किलोवाट में, किलो वोल्ट एम्पियर में, हार्स पावर में, ब्रेक हार्स पावर में। तो फ्रेंड्स याद होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में, क्योंकि पावर फैक्टर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के लोड पर। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का केवल वोल्टेज और करंट V इंटू ए, है ना, इसको रखा जाता है। तो चाहे VA कहें या फिर KVA में या फिर MVA, है ना। सबसे छोटी इकाई क्या है? VA, उसके ऊपर किलो हो जाएगा KVA, उससे ऊपर MVA, है ना। तो कन्फ्यूज मत होना, ये तीनों में आंसर आ सकता है ऑप्शन में, VA, KVA, MVA। तो बस इनमें वैल्यू का अंतर है, ये छोटा है मात्रक, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है ना। तो ट्रांसफार्मर रेटिंग VA, KVA या फिर MVA में व्यक्त की जाती है। इसका ऑप्शन सही होगा बी, किलो वोल्ट एम्पियर मीन्स KVA। नेक्स्ट है, जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है आप लोगों को, इसकी जो वाइंडिंग होती है इसके बीच वाले लेग पर होती है, 2-3 लेग है ना, 1 2 3, है ना, बीच वाले लेग पर। तो यहाँ पर इसी लेग पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की जाती है ना। तो इसको देख रहे हैं, ये वाइंडिंग पूरी तरह से इस साइड से भी कोर से घिरी हुई है और इस साइड से भी। और इस टाइप का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो पूरी तरह से कोरों से घिरी होती है ना। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर।
क्वेश्चन नंबर 20, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी होती क्या है, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100% निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कब 100% होगी, जब इसका मान 1 होगा, यूनिट हो जाएगा, है ना, तब आएगी 100% एफिशिएंसी। मीन्स नीचे की वैल्यू के बराबर ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर में इनपुट बराबर आउटपुट कब होगा, जब ट्रांसफार्मर में लॉसेस 0 हो जाएं। और ट्रांसफार्मर में हानियाँ कब शून्य होती हैं, जब ट्रांसफार्मर आइडियल होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है ना। ये कल्पना मात्र है, याद रखिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जो वाइंडिंग वायर प्रयोग होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस वाइंडिंग ज़्यादा होता है, कम वोल्टेज वाइंडिंग का, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो याद रखिए, जो वायर का गेज होता है, वाइंडिंग वायर का गेज, वो उसकी साइज, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी करंट पर, है ना, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो जिस साइड वोल्टेज कम होगा जिस वाइंडिंग में, उस साइड करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा तो उस साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कम वोल्टेज वाइंडिंग के साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के लिए परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ऑप्शन है 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 4.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, CRGO, है ना। ये बहुत अच्छा मटेरियल है जिसकी कोर में प्रयोग की जाती हैं, है ना। तो इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होती है इस कोर की, वो होती है 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर ना, इसको याद रखिए, बहुत अच्छा फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन है कम वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। घुमावों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, जो टर्न संख्या होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो जिधर टर्न ज़्यादा होंगे उस साइड वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, तो मीन्स हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी सही होगा, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टर्नों संख्या ज़्यादा होगी। अब प्राइमरी सेकेंडरी दिया है, अब प्राइमरी में हो सकता है LB हो, HB हो, कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी। उच्च नंबर 24, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट और वोल्टेज में संबंध होता है। लगभग 75 अंश डिग्री से वोल्टेज के पीछे रहता है, लगभग 75 अंश से वोल्टेज का नेतृत्व करता है, लगभग 15 अंश से वोल्टेज के पीछे रहता है, वोल्टेज को लगभग 15 अंश तक ले जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, नो लोड करंट I तथा प्राइमरी वोल्टेज V1, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 75 डिग्री से 80 डिग्री या लगभग इसके आसपास ही रहता है ना। और ये लैगिंग होती है, वोल्टेज लीड करता है और करंट उसके पीछे होती है ना, ये I0। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 75 से 80। तो इसके आसपास जो आंसर रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, लगभग ऑप्शन है, देखिए लगभग 75 डिग्री से वोल्टेज के पीछे रहता है ना, मीन्स लैगिंग, है ना, पीछे मीन्स लैगिंग रहता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की एक सामान्य विधि है। ऑप्शन है प्राकृतिक हवा कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, तेल कूलिंग, उपरोक्त में से कोई भी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, दोनों में सामान्य कूलिंग विधि की बात करें तो आयल कूलिंग ही सामान्य कूलिंग विधि है ना।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। इसका ऑप्शन सही होगा तेल कूलिंग मीन्स ऑयल कूलिंग। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है उच्च परिमाण और कम पावर फैक्टर का, उच्च परिमाण और उच्च पावर फैक्टर का, कम परिमाण और उच्च पावर फैक्टर का, कम परिमाण और कम पावर फैक्टर का। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कम परिमाण और कम पावर फैक्टर का। वैल्यू कितनी होती है आई नॉट की, नो लोड करंट की? फुल लोड करंट की लगभग 2 से 5% तक, है ना। ये तो होगी वैल्यू। और पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, 0.35 लैगिंग, है ना, 0.35 लैगिंग। तो दोनों फैक्टर याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, एक वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता है। ऑप्शन है बिना किसी लोड के 50% पूर्ण भार पर, 80% पूर्ण भार पर, पूर्ण भार पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ज्ञात है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड हमेशा अप डाउन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। बहुत कम समय ऐसा आता है जब उस पर फुल लोड होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए फुल लोड होता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि उसकी एफिशिएंसी अधिकतम हो 50 से 60% लोड पर, है ना। तो इस प्रकार इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बी सही होगा, 50% पूर्ण भार पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन है लगभग पूर्ण भार पर, 70% पूर्ण भार पर, 50% पूर्ण भार पर, कोई भार नहीं। तो पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, पावर ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा समय उस पर फुल लोड ही होता है ना, उस पर लोड वेरी नहीं करता है, अप डाउन लोड बहुत कम करता है। मीन्स उसकी एफिशिएंसी फुल लोड पर ही अधिकतम होती है ना। तो उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है, इस प्रकार की जाती है कि जब ट्रांसफार्मर पर फुल लोड हो तब वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लगभग पूर्ण भार पर। क्वेश्चन नंबर 29, एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म करता है या ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन है वोल्टेज, वर्तमान, शक्ति, आवृत्ति। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये ट्रांसफ़र क्या करता है? पावर, है ना, वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, V1 V2 इसकी वैल्यू को कम अधिक करता है। तो इसी प्रकार करंट भी कम ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र होती है, जो वैल्यू यहाँ मिल रहेगी वहीं यहाँ मिलेगी, थोड़ा बहुत लॉसेस जो हो जाएगा 1-2% उसको छोड़ करके। तो पावर ट्रांसफ़र करता है ना, जबकि वोल्टेज और करंट को वैल्यू को कम ज़्यादा करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पावर। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर डीसी आपूर्ति की वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन है डीसी वोल्टेज को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक डीसी सर्किट में अधिक नुकसान होता है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम वैध नहीं है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर शून्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही है, क्योंकि डीसी सप्लाई जो होती है, डीसी सप्लाई में जो डीसी करंट होगी वो कांस्टेंट होगी। जब फ्लक्स कांस्टेंट स्थिर, तो उसके द्वारा जो ट्रांसफार्मर में कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा। मीन्स d∅/dt जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी वो भी कांस्टेंट होगी। फ्लक्स परिवर्तन होगा ही नहीं, तो जब फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, है ना, फ्लक्स का छेदन नहीं होगा, तो उसमें ईएमएफ बनेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के नियम वैध नहीं है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर शून्य है। फिर वो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा नहीं, पावर ट्रांसफ़र करेगा नहीं, और उसकी वाइंडिंग हो सकता है जल जाए। मीन्स कि जो डीसी सप्लाई होती है उसका रिएक्टेंस 0 होता है, तो उसका इम्पीडेंस बहुत कम हो जाएगा, जिससे कॉपर लॉसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कॉपर जो वाइंडिंग होगी वो हीट होगी और जल सकती है।
ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ट्रांसफार्मर के MCQ कलेक्शन से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।